अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ 21 में खुशामदीद। मुझे कहते हैं अबी हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि हम बात करते हैं अपने शोज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल कंडीशंस, जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम ढूंढ कर लाते हैं। और आज हम जो है ओरल हाइजीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज कुछ स्पेशल बात करने जा रही हूँ कि आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के हवाले से कि ये है क्या, क्यों होती है, क्या वजूहात आती हैं जिसकी वजह से कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की तरफ जो है जाना पड़ता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से डॉक्टर सना नजमुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तो डॉक्टर सना, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। हमने नॉर्मल डेंटल ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात की है, तो आज हम कुछ स्पेशल बात करेंगे कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के हवाले से। तो ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इट लुक्स, इट फील्स एंड इट साउंड्स सो फैंसी, ये है क्या एक्चुअली? इतना कोई ख़ास फैंसी नहीं है। बेसिकली ऐसे ही जैसे कि हम अब यूजुअली अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने ड्रेस के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, अपने मतलब ओवरऑल लुक के हवाले से। इस तरह कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इसी इसमें आ जाती है। ठीक है। बेसिकली अगर आप कोई एक पेशेंट है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसके दांत में थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट है, कहीं क्रैक है, किसी किस्म का उसका कलर फेड है, सारे दांत बिल्कुल सेट हैं लेकिन एक दांत जो है वो थोड़ा सा पेल हो रहा है, या उसके गम्स की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी डार्क है, जैसे यूजुअली देखो ना स्मोकर्स होते हैं उनके गम्स बहुत डार्क हो रहे होते हैं, ऐसा कोई है, या उसके ओवरऑल दांत ही बिल्कुल येलो हैं, तो इन लोगों के लिए बेसिकली हम जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में आती है सारी ट्रीटमेंट। क्योंकि वो बेसिकली उससे हमारी हेल्थ इतनी रिलेट नहीं कर रही होती, उससे हमारी अपीयरेंस ज़्यादा रिलेट कर रही होती है। अपीयरेंस भी सही होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर अपीयरेंस में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो उस अपीयरेंस को इम्प्रूव करना जो की जाती है वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंडर में ही आ रहा होता है। अच्छा, तो ये मतलब कुछ खास लोग करवाते हैं, सेलिब्रिटीज करवाते हैं, या आजकल आम लोग भी ज़्यादा करवा रहे हैं? आम लोग भी करवाते हैं। इवन पहले ये होता था कि फीमेल्स को ज़्यादा देखा जाता था कि वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री साइड में फीमेल्स ज़्यादा आ रही होती हैं, फीमेल्स ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं कि हम कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराएं, लेकिन अब मेल्स भी करा रहे होते हैं। तो क्या ऐसे कोई डिसएडवांटेजेस हैं? ये कितना ज़्यादा? देखिए इसमें बहुत सब कुछ, इसमें ना बहुत वास्ट ट्रीटमेंट्स आती हैं, कोई पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारी वास्ट ट्रीटमेंट्स आती हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो डिसएडवांटेजेस तो है नहीं। आप जितना मेंटेन अच्छा कर सकते हैं उतना लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपकी मेंटेनेंस जितनी अच्छी है, आपकी डाइट जितनी आप मतलब नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हार्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, हार्श चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उतना लॉन्ग लास्टिंग अपनी ट्रीटमेंट को लेके जा सकते हैं। इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे प्रोसीजर्स हों जिसमें लेस इन्वेजिव हो, इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी इसमें आ रहे होते हैं। अच्छा, स्माइल एनालिसिस जब आप लोग करते हैं तो उसमें क्या ऐसी मेन चीज़ होती है जिसको आप मॉनिटर करते हैं? स्माइल एनालिसिस के अंदर मेन चीज़ ये है कि आपके फेशियल स्ट्रक्चर पे आपके टीथ कितने ज़्यादा जा रहे हैं, समझ रहे हैं, सूट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप डिज़ाइन भी करते हैं? उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है मेल अलाइनमेंट जैसे दांत थोड़े आगे पीछे हैं, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी पे वो सूट कर रहे होते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ कि देयर इज़ नो नीड। कुछ लोगों पे इतना अच्छा लग रहा होता है, थोड़ा सा कैनाइन अपने को एक शार्प टीथ होता है यहाँ पे, वो थोड़ा सा बाहर होता है, बहुत सारे लोगों मैंने देखा बहुत सूट कर रहा होता है, प्रोमिनेंस शार्प टीथ नज़र आ रहा होता है जब वो स्माइल करते हैं, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर उस एक टीथ की वजह से आपकी टोटल स्माइल में इशू आ रहा है, या वो बहुत ही ओवर प्रोमिनेंट हो रही है, या वो आप पे सूट नहीं कर रही, तो वहाँ हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसकी अलाइनमेंट की तरफ जाएँ, उस टीथ की अलाइनमेंट की तरफ जाएँ। अच्छा सना, ये भी बताइएगा कि हम राइट कॉस्मेटिक सर्जन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए? आप लोग बताते हैं पेशेंट्स को देख के, या फिर पेशेंट्स को कोई ऐसी सजेशंस बताएं कि भाई किस तरीके से आप सही डॉक्टर का इंतखाब कर सकते हैं? देखिए जितने भी डेंटिस्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, जितने भी डेंटिस्ट हैं। अब वो एक्सपर्टीज पे चला जाता है कि कौन कितना एक्सपर्ट है इस काम में। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आ जाती है एस्थेटिक्स के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर, इसलिए इसको कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री कहा जाता है। जैसे कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, हम अपनी स्माइल को इन डेली रूटीन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? डेली रूटीन स्माइल को आप
अगर कोई फॉल्ट है, अगर जैसे वैसे ही है तो आप ब्रशिंग करके इंप्रूव कर सकते हैं कि वो येलो ना नजर आए, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट है तो वो डेली रूटीन में तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो आपको प्रोसीजर की तरफ जाना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखिए ना, अगर एक पूरे ओवरऑल आपकी गम्स बिल्कुल सही है, पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर, और एक जगह से वो थोड़े डार्कन है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो उस डार्क गम्स के कलर को चेंज करेगा। इसलिए अगर ओवरऑल आपके दांत जो है ना बिल्कुल सही है, लेकिन एक दांत बिल्कुल आगे है और उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया, वो इतना विजिबल क्रैक है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो क्रैक दिख रहा है, तो वहाँ पे भी आपको प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ेगा, उसको क्रैक को रिमूव करा के वहाँ पे उसको फिल करना पड़ेगा। और हमारे पास मटेरियल्स आजकल इतने एडवांस मटेरियल्स आ चुके हैं, इतने एडवांस मटेरियल आ चुके हैं कि अगर आप उनकी क्रैक्स को फिल भी कर देना तो देखने वाला कहीं से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यहाँ पे कोई प्रोसीजर हुआ हुआ है। अच्छा, इतने एडवांस ट्रीटमेंट, दैट्स वेरी ग्रेट। यानी कोई भी करवाए तो कोई पहचान नहीं सकता कि कॉस्मेटिक्स का कोई प्रोसीजर हुआ हुआ है। आप बिल्कुल जैसे आपके बाकी दांत होंगे उसी तरह आपका जो ये दांत, अगर कोई क्रैक टूथ है तो वो भी वैसे ही हो जाएगा। उसकी जो ब्लैकनिंग होती है, आपने देखो यूजुअली कुछ लोगों का आगे का एक दांत बिल्कुल काला हो जाता है, हाँ, देखे ना आपने, ग्रीन से भी थोड़े थोड़े से ग्रीन से हो जाता है, तो वो नजर आ रहा होता है कितना प्रोमिनेंट, वो बात कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आएगा। जो सामने बैठा हुआ है उसकी बार बार नजर आपके उधर ही जा रही होती है। तो उसमें ये होता है कि इतने एडवांस ट्रीटमेंट हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मार्केट के अंदर, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, कि वहाँ पे अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करा भी लिया है तो देखने वाला अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यहाँ कोई प्रोसेस हुआ हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सना, जो ब्रश कर रहे होते हैं लेकिन हल्का सा अगर ब्रश थोड़ा सा उनके जॉ पर लग जाता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी क्या वजूहत होती है? एक्चुअली वो ब्लीडिंग जो है, एक तो सेंसिटिव गम्स की अलामत होती है, दूसरा विटामिन सी अगर इंटेक उसकी बहुत कम है, बहुत कम विटामिन सी लेता है, तो विटामिन सी डायरेक्ट एक्ट कर रहा होता है आपके गम्स के ऊपर। गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो अगर उसकी क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी बहुत कम है बॉडी में तो गम्स ऑलरेडी बहुत वीकेन होते हैं। वीकेन गम्स में आप जब ब्रश करेंगे तो ब्लीड करता है वो। दूसरा रीज़न ये है कि कैलकुलस डिपोजिशन, अगर वो दांत अच्छी तरह साफ़ नहीं करता तो वहाँ पे कैलकुलस या टार्टर का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। उस टार्टर और कैलकुलस की वजह से जो गम्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, और जब वो ज़ोर से कभी ब्रश करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ से वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीड कर रहा है। अच्छा, तो जो ब्लीडिंग होती है ना, आपने अक्सर देखा होगा कुछ टूथपेस्ट के ऐड होते हैं कि जिसमें जब आप स्पिट करते हैं तो आपके बेसन के अंदर ब्लड आ रहा होता है, आपने यूजुअली देखा होगा ना, आ रहा होता है, वो दिखा रहे होते हैं कि ये अलामत है बीमारी की। बेसिकली फर्स्ट स्पॉट भी अगर ब्लड का आ रहा है आपके माउथ में से तो वो बीमारी की अलामत है, तो उसको आप बीमारी के तौर पर ही उसको करेंगे। आप फ़ौरन जाएँ, किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएँ, अपना विजिट प्लान करें और उसको ट्रीट कराएं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको आप आसान लफ्ज़ में कि दांत पीसने की आदत होती है, बिल्कुल बात कर रहे होते हैं वो दांत पीस के बात कर रहे हो, तो क्या इससे आपकी सेंसिटिविटी लूज होती है? बिल्कुल, इससे एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग दांत पीस रहे होते हैं ना, कंटिन्यूसली ग्राइंडिंग कर रहे हैं दांतों की, वो दांतों की जो अपर लेयर होती है वो बेसिकली इनामल होती है, इनामल शेड आउट हो रही होती है। वो हमारे जो अंदर सेंसिटिव पार्ट है, टूथ का सेंसिटिव पार्ट है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रही होती है ऊपर से। अब हम जितना उसको घिसते जा रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर तो पूरी निकल गई है, उसकी वजह से जो अंदर सेंसिटिव पार्ट है वो एक्सपोज ऑफ हो रहा है और फिर सेंसिटिविटी क्रिएट हो रही है। तो अगर ऐसे लोगों को ना, अभी अगर एक एज में आपने देखा होगा कि आदत हुई है, उनको एक एज में नहीं होती, वो चाइल्डहुड से उनको होते हैं, पेरेंट्स उस वक्त मना नहीं कर रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। उस वक्त उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसको ऐसी एक हैबिट है और उसको कट डाउन करना है। अब एक तो ये हैबिट है कि उसने अपना ली है, कुछ लोगों में नेचुरली ऐसा होता है कि उनको अनइंटेंशनली भी वो टीथ बाइटिंग कर रहे होते हैं या टीथ ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक वो आती है ट्रांसपेरेंट, जैसे दांतों के ऊपर ना हम एक ट्रे टाइप की होती है ट्रांसपेरेंट, वो लगा देते हैं नीचे और ऊपर के दांतों में। तो यूजुअली ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो रात को सोते हुए अनकॉन्शियसली जब वो सो रहे हैं उस वक्त वो ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, और उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है जब वो सुबह उठते हैं तो उनके जॉस पेन कर रहे होते हैं और दांत भी पेन कर रहे होते हैं, और दांतों की जो लेयर होती है वो शेड आउट हुई हुई होती है। तो वहाँ हम उन पेशेंट्स को वो हैबिट ब्रेकर्स उसको कहा जाता है, हैबिट ब्रेकर अप्लायंस जो है वो पहना देते हैं नीचे और ऊपर, और फिर उसको कहते हैं कि आप सोने से पहले लगा के सोएं ताकि जो रात भर में आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट आपके टीथ पे ना पड़े। और बाय द टाइम, क्योंकि वो आपने लगाया हुआ होता है हैबिट ब्रेकर, उसको इसलिए कहा जाता है कि वो उस हैबिट को ख़त्म कर देता है। ठीक है। अच्छा सना, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं
उनको मीठा खाने का बहुत शौक होता है, तो क्या मीठा खाने से भी आपके दांतों पे इफेक्ट ज़्यादा होता है एंड गर्म पानी पीने से भी? जी अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, मीठा खाना जो है ना वो एक बैलेंस के तौर पे तो आप खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लोग खाने के तौर पे खाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग खाने के तौर पे खाते हैं, लेकिन ये है कि एक तो वैसे भी थोड़ा शुगर इंटेक कम करें, क्योंकि उसमें कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा होता है, वो आपकी हेल्थ पे अदर वे में जाके बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा होता है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करता है। तो एक तो वो मीठे की जो क्रेविंग है उसको थोड़ा कट डाउन करें। दूसरा है कि अगर मीठा खा भी लिया है तो क्लीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीठा खाने के फ़ौरन बाद पानी जो है ना वो न्यूट्रलाइज्ड है। अब ये होगा ना कि कोरोना में बार बार बोल रहे हैं कि अगर साबुन नहीं भी है, हैंड वॉश नहीं भी है, तो पानी से हाथ धो, पानी से हाथ धो, क्योंकि पानी में एक नेचुरल जो पीएच है पानी का, वो हमारे हाथों पे से जो एसिडिटी है या बैक्टीरिया उसको शेड आउट कर देता है। इसी तरह जब हम मीठा खा लेते हैं तो एक एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है आपके माउथ में। पानी पीने का हम इसलिए एडवाइस करते हैं कि अगर आपको उस जगह, उस एरिया में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप ब्रश तो कर नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, माउथ वॉश नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक सिप ऑफ वाटर या 2 और 3 और सिप ऑफ वाटर अगर आपने ले लिया है तो वो जो एसिडिटी क्रिएट हुई है माउथ में उसको वो क्लीन कर देगा। ठीक है। और आपका जो पीएच माउथ का है उसको भी मेंटेन कर लेगा। ओके। और वो वॉश आउट भी कर देगा। अच्छा, वॉश आउट भी कर देगा। वॉश आउट भी कर देगा साथ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप मीठा खा लिया है तो पानी एटलीस्ट ज़रूर पी लें, लेकिन हमारे यहाँ मीठे के साथ साथ हम कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे होते हैं। और ये भी मैंने देखा है कि मीठा खाने के बाद लोग मुंह को फ्रेश करने के लिए च्युइंगम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या च्युइंगम्स मीठे के फ़ौरन बाद खाना सही होती है? देखिए वो एक तो टेस्ट को बड़ा स्पॉइल कर देती है। हाँ। सही है, लेकिन उनका च्युइंगम खाने का रीज़न ये होता है कि वो चाहते हैं कि उनके जो मुंह में एसिडिटी क्रिएट हुई है उसको वो हटा दें। उससे बेटर है कि आप पानी, एक बहुत ही लेस एक्सपेंसिव चीज़ है, पानी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, अगर आप पानी पी लें खाली वो भी बहुत है आपके लिए। अच्छा, ये हॉलीवुड स्माइल क्या है? मैंने बहुत सुना है इसके बारे में बट मुझे कभी मौका नहीं मिला, तो आप बताएं कि क्या है हॉलीवुड? बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी मॉडल्स वगैरह होते हैं और बाहर कंट्रीज में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है। इसमें ये होता है कि जैसे हम नेल्स के ऊपर नेल्स लगा लेते हैं अपने, नेल्स के ऊपर नेल्स देखिए नेल्स के ऊपर नेल्स लगा लिया, उस पर आर्ट हुआ हुआ है, नेल आर्ट हुआ हुआ है। इस तरह जो बाहर कंट्रीज हैं या इवन दो पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करवाते हैं लोग, आके बोलते हैं कि हमें ये करवाना है, वो गूगल करते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं और फिर हमें कहते हैं कि हमें ये करवाना है। बेसिकली उसमें तो है कि आपके दांतों में मेल अलाइनमेंट है, पहले तो हम मेल अलाइनमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है, आगे पीछे दांत हैं उनको करेक्ट करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि दांतों का शेप मेरा बहुत अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा यूजुअली जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं उसमें जो शेप होते हैं टीथ के वो कितने एक्यूरेट होते हैं, स्ट्रेट एंड स्मूथ होते हैं, स्ट्रेट एंड स्मूथ होते हैं। आपने कभी देखा होगा यूजुअली लोगों के ऐसे होते हैं? बहुत कम लोगों को देखे हैं, हंड्रेड्स में कोई 1-2 लोग होते हैं जिनके मैंने देखा है कि बहुत एक्यूरेट साइज ऑफ टीथ होते हैं, मतलब एक्यूरेट कैनाइन्स होंगे, एक्यूरेट दांत होंगे बिल्कुल। तो बेसिकली जितने भी मॉडल्स होते हैं या जितने भी एक्ट्रेसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो सब विनियरिंग कराते हैं। विनियरिंग करवाते हैं। कितने टाइम बाद करवानी होती है? देखिए विनियर तो आपने एक दफ़ा करा दिया, फिर आपकी वही हैबिट पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ें नहीं खाते हैं, चबाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ग्राइंड नहीं करते या आपको ऑलरेडी ग्राइंडिंग की आदत नहीं है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपकी हैबिट कैसी है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि देखिए आपने एक दफ़ा प्रोस्थेसिस लगवा ली है, अब आपकी केयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई ख़ास किस्म का आप टूथपेस्ट सजेस्ट करते हैं? नॉर्मल टूथपेस्ट, ब्रशिंग टेक्निक्स में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल आप दांतों पे ब्रशिंग करते हैं, सेम आपने नॉर्मल ही ब्रशिंग करनी है। बस ये कि बाइटिंग वगैरह में ये कि आप बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ जो है, बहुत हार्ड, वो तो हम यूजुअली भी अब नहीं खाते। अच्छा, कुछ लोगों को होता है ना बॉटल जो खोलना होता है, लोहा लोग चबा कर खोल रहे हैं, पैकेट्स खोल रहे होते हैं या पेन मुंह में लेने की आदत होती है, तो ये सारी वैसी भी बैड हैबिट्स है ना। तो ये आप नॉर्मली भी नहीं करेंगे क्योंकि उससे दांत आपके ख़राब हो रहे हैं, और जब आपने प्रोस्थेसिस करा ली है तो वहाँ तो आप बहुत ही केयरफुल हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने एक्सपेंडिचर भी किया है, आपकी स्माइल भी अब करेक्ट हो गई है, और अब अगर एक भी विनियर आपका ख़राब होता है तो आपको अगेन वही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन आप बिलीव, विनियर का जो इफ़ेक्ट है वो इतना परफेक्ट होता है क्योंकि हम जितने भी दांत होते हैं उनको वो एक्यूरेट शेप एंड साइज में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे, और उसमें इतना लंबा कोई प्रोसेस भी नहीं है, कोई इतना इन्वेजिव प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप कहीं गए और आपने नेल्स करवा लिए, ठीक है, उसमें एकदम बहुत माइनर सी कटिंग करते हैं दांतों की, सही, माइनर सी ट्रिमिंग करते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट शेप एंड साइज के विनियर्स कर देते हैं। अच्छा, मैंने ये सुनी है बात, अब आई डोंट नो इफ इट्स दैट ट्रू और नॉट, कि जब आप दांतों का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपकी आई साइट वीक होती है,
क्या ये होता है? तो इसका क्या कनेक्शन है? देखिए नेचर ने, अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर हर सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बहुत अलग रखा है ना, ठीक है। बहुत अलग रखा है। हार्ट का जो ताल्लुक है वो आपके एलिमेंट्री जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग पार्ट है, हार्ट एक अलग पार्ट है, किडनी, हाँ कोरिलेट करते हैं सब एक साथ, सही कोरिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन सबका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो अलग तरीके से, और हर चीज़ को ब्रेन जो है ना बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो आंखों के नर्वस सिस्टम और आपका फेशियल नर्वस सिस्टम में बहुत डिफरेंस है। आपका जो मैक्सिला और मैंडिबल यानी ऊपर के जॉ और नीचे के जॉ में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है, उसकी नर्व सप्लाई में और आँख की नर्व सप्लाई में बिल्कुल डिफरेंस है। और दोनों के बीच में ना एक समझे एक लेयर है, एक लेयर फॉर्म की हुई है आँख में और मुंह के अंदर। उस लेयर का आपस में इतना भी कनेक्शन नहीं है कि आप कुछ कराएं और हो जाए। हाँ नेजल आपके जो साइनसेस हैं वो कनेक्टेड हैं आपके दांतों के साथ। उसमें आप कह सकते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि नज़ला जब होता है आपको, या आपको जैसे भी वेदर चेंज हो रहा है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम लोगों को शुरू होगा, तो आपके दांतों में इफेक्ट आ रहा होता है, साइनोसाइटिस का इफेक्ट आपके दांतों में आ रहा होता है। लेकिन आँख जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव करके बनाई गई है और इतने प्रोटेक्टिव एरिया में बनाई गई है कि उसका कोई कनेक्शन आपके साइनस से नहीं है, कोई कनेक्शन आपके माउथ से नहीं है। तो ये एक मिथ है। अच्छा ठीक है। अच्छा ब्रेसेस और ब्रिसल्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं? ब्रेसेस तो कोई भी चीज़ नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ब्रेसेस बेसिकली ये होता है, ब्रेसेस आपके टीथ में भी यूज़ होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई फ्रैक्चर है वहाँ पे भी यूज़ हो रहा होता है। समझे हम में और ऑर्थोपेडिक्स में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। तो ब्रेसेस बेसिकली हम लगाते हैं टूथ की अलाइनमेंट के लिए। अगर दांत थोड़े से भी मेल अलाइंड है, सही है, ऊपर नीचे हैं, या उनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, दांतों के दरमियान जो गैप होता है वो भी, अगर गैप दांतों के बीच में गैप है या फिर गैप बिल्कुल भी नहीं है, एक होता है एक गैप होना बहुत ज़रूरी है, एक गैप ना होना, दोनों की इम्पोर्टेंस है। तो उन दोनों पार्ट्स में हम ब्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा कभी कुछ लोग होते हैं जो घर में यूज़ करते हैं होम रेमेडीज, जिसमें सोडा बहुत लोग कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इतना इस्तेमाल करते हैं कि दांत तो उनके वाइट हो जाते हैं, लेकिन क्या दांत हेल्दी रहते हैं? क्वालिटी रहती है दांतों की? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि वो क्वांटिटी आप कितना यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो अगेन एक केमिकल है ना, कुछ बहुत रगड़ के कर रहे अगेन एक केमिकल है। अगर आप इतने कॉन्शियस हैं तो आपको चाहिए एक दफ़ा टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग करा लें, ठीक है। सोडा बेसिकली दांत को थोड़ा सा वाइटन कर देता है, बट उसके ग्रैन्यूल्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। हार्श ग्रैन्यूल्स होंगे, आप रगड़ेंगे दांतों को तो दांत आपके ख़राब होंगे। जैसे अगर आप मिट्टी को लेके वॉल के ऊपर रगड़ना शुरू करते हैं तो वॉल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही होती है। इसी तरह अगर कोई पाउडरी फॉर्म की कोई चीज़ है और उसको हम मुसलसल जो है वो एब्रेट कर रहे हैं, वंस ना ब्लू मून चलता है कि आपने कभी ऐसा हुआ थोड़ा सा सोडा ले लिया, टूथपेस्ट में ब्लेंड कर लिया और उसको टीथ पे लगा के छोड़ दिया, हल्के हाथ से ब्रश कर लिया, वंस इन अ ब्लू मून। लेकिन इसको हैबिट बनाना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे पास भी आते हैं, उनकी ये हैबिट होती है ये करना, और उनके वही इनेमल लॉस होता है जो आप बता रहे हैं ना, टीथ ग्राइंडिंग से इनेमल लॉस होता है, अगेन उनको वही इनेमल लॉस का प्रॉब्लम होता है। अच्छा जो डेंटोनिक पाउडर्स होते हैं, आप सजेस्ट करती हैं कि यूज़ करना चाहिए जो लोग कर रहे होते हैं? डेंटल पाउडर्स मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों, क्या वजह है? देखिए वो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसका जो पाउडर का जो डायमीटर है वो इतना बड़ा होता है कि अगर उसको लेके मैं किसी चीज़ पे एब्रेट करना शुरू कर दूँ तो वो उसकी पूरी पॉलिश को रिमूव कर रहा होता है। तो मैं ऐसे, और एक है बड़ी रिनॉन्ड ब्रांड है जिसका हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सही है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। उन्होंने जो ग्रैन्यूल्स है ना उसको इतना रिफाइन कर दिया है, मैं उनकी एक दफ़ा फैक्ट्री जाना हुआ था, इतना रिफाइंड ग्रैन्यूल वो यूज़ करते हैं कि उससे इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगेन वो भी ये बात कहते हैं कि उससे भी दांतों की जो अपर लेयर होती है ना वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। उन्होंने भी इनफैक्ट वो पाउडर के बाद टूथपेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा ठीक है। तो दांतों की जो, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है ना, टूथपेस्ट में बहुत फाइनेस्ट ग्रैन्यूल हम यूज़ कर रहे होते हैं, और उसको पेस्ट की फॉर्म में लाने का मतलब ये होता है कि वो क्रीमी पेस्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि जब हम यूज़ करें तो वो दांतों की सरफेस को वो डिस्ट्रॉय ना करें। सही। अच्छा कुछ बच्चे जो होते हैं उनके दांत टूट जाते हैं, फिर जब निकलते हैं दांत तो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। हमें बचपन में कहा जाता था कि आप ज़बान ना लगाएं दांत पर, वरना आपके दांतों का शेप जो है आउट हो जाएगा। तो ये कोई मिथ है या वाकई ये रियलिटी है? दांतों को अगर जितना देखें आप ग्रोइंग एज के अंदर हैं, अगर जैसे एक आपका नेज़ल जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा
अजीब सा है, बड़ा सा है, आप उसको बच्चे की छोटी एज में ही उसको थोड़ा सा ट्रिम करना शुरू कर दें, तो वो क्योंकि ग्रोइंग एज में उसकी हर चीज़ ग्रो कर रही है, वो बड़ा इस तरह भी बड़ा हो रहा है, इस तरह ही बड़ा हो रहा है। आप जिस तरह उसको मोल्ड करना चाहेंगे मोल्ड हो जाएगा। अब उस मोल्डिंग पार्ट के अंदर हम कोई बैड हैबिट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, किस किस्म की बुरी आदत हमें पड़ जाती है, वो क्या होगा, डायरेक्ट आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। और वंस वो ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा, आपकी ग्रोथ ही मॉडिफाई हो जाएगी। ग्रोथ मॉडिफिकेशन होने के बाद आपके दांत भी, क्योंकि साथ ही आप ग्रो कर रहे हैं, फेशियल बोन भी ग्रो कर रही है, आपके फेशियल बोन की मॉडिफिकेशन भी हो रही है, उस मॉडिफिकेशन में इंटरप्शन आ जाती है। इसलिए मना किया जाता है कि आप जब ग्रो कर रहे हैं एटलीस्ट कोई ऐसी आदत अपने बच्चों में देखें तो उसको फ़ौरन मना करें कि उसको ये नहीं करना। ज़बान लगाने से दांत आगे आ सकते हैं, ज़बान लगाने से दांत टेढ़े हो सकते हैं। अंगूठे चूसने से भी बिल्कुल, आप यूजुअली देखिएगा जो अंगूठा चूसते हैं बचपन में उनको आदत होती है, एक तो आदत जाती बहुत मुश्किल से जाती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि दांत आगे का पूरा हिस्सा ऊपर होता है उनका। एग्जैक्टली। सिर्फ दांत ही ऊपर नहीं होंगे, उनका ये पूरा जो फेशियल बोन होती है वो ही बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है, वो ऊपर की साइड में जिस तरह आपका थंब रख रहे होते हैं उसी तरह उसकी मॉडिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपने बताया कि उनके दांत तो आगे होते हैं लेकिन उन दांत के पीछे 2-3 दांत उनके और निकले हुए होते हैं, तो क्लीनिंग तो वो कर रहे होते हैं ब्रश से, लेकिन जो पीछे के दांत होते हैं वो आगे पीछे दोनों से ख़राब स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ब्रश पहुँचता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, उनको यूजुअली होता है कि वो जो भी कुछ चीज़ खाएंगे पिएंगे वो फंस भी जाते हैं, फंसती है जा जाके, उनके गम्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, उनको कीड़ा लगने का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो जो पीछे के दांत होते हैं ना, आगे का दांत तो फिर भी सिक्योर रहता है लेकिन जो पीछे दांत आ रहे होते हैं वहाँ पे कीड़ा बहुत लग रहा होता है, वो दांत यूजुअली बाय द टाइम वो डैमेज होकर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में ये है कि टूथ अलाइनमेंट की तरफ, ब्रेसेस की तरफ जाएं आप। ओके, तो उससे वो दांत आपके उसमें वो अलाइनमेंट हो जाएगी, अलाइनमेंट हो जो जाएगी, पीछे वाले दांत हैं उनको हम आगे लेकर आ जाएंगे और अलाइनमेंट में आ जाएंगे, तो ये जो केरीस लगने का या कीड़ा लगने का प्रोसेस है वो भी नहीं होगा और खाना फंसने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो दांत भी डैमेज नहीं होंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सना नजमल हमारे साथ आज मौजूद। हमने कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के हवाले से बात की है। अपने दांतों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ये भी याद रखें कि कोविड अभी गया नहीं है कोविड, सो सेहत है तो जहाँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। अभी हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।